मॉनसून में बारिश और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू हर एक की हार्ट फेवरेट होती है ना। लेकिन इसके साथ साथ इस हब्स वाली गर्मी में एसी का ज़्यादा कूलिंग करना और रूम कूलर का काम बिल्कुल ना करना और बिजली के बिल की टेंशन वो अलग। मोर ओवर घर की कौन कौन सी चीज़ को यूज़फुल वे में रीपर्पस करना पड़ता है, आज की मॉनसून टिप्स की सेकंड एंड फाइनल पार्ट में इन सब चीज़ों को आसान होते हुए देखते हैं ताकि बरसात को एंजॉय ज़्यादा और फील कम कर सके। इस वीडियो के पार्ट 1 को अपना ढेर सारा प्यार देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू मीनिया ATF। जब एक दफ़ा बारिश का सिलसिला शुरू हो जाए ना तो वक्तन फ़वक्तन होती रहती है। इनफैक्ट अभी रुकी तो कोई पता नहीं शाम को फिर से शुरू हो जाए, इसलिए वेदर फोरकास्ट चेक करते रहें और एटलीस्ट जुलाई आने से पहले अपनी छत की सफाई करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि छत पर जितने ड्रेन पाइप्स होते हैं ना, इनमें कोई ब्लॉकेज ना रह जाए, क्योंकि बरसात से पहले आंधियों का सिलसिला रहता ही है और बिला वजह गंद इकट्ठा हो जाता है, जिससे छत पर पानी खड़ा रहने का बहुत ज़्यादा डर होता है और सीपेज की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो एक छोटा सा काम हमारी आने वाली बड़ी मुश्किलात से हमें बचा सकता है। छत की सफाई मैं आफ्टर एवरी 3 मंथ्स कर लेती हूँ। अब बरसात में घर को इस तरह से रखें कि पॉसिबली हर तरफ से हवा का क्रॉस हो। घर बंद रहेगा तो सीलन और नमी अलग होगी, जिसकी वजह से घुटन और ऑक्सीजन की कमी भी होगी और बिला वजह AC वाले रूम में स्टिक होकर रहना पड़ेगा। तो मैं सुबह से ही कर्टन्स हटाकर खिड़कियाँ खोल देती हूँ, क्योंकि डस्ट आने का चांस बरसात में मिट्टी नम होने की वजह से काफ़ी हद तक कम हो जाता है और हमें एटलीस्ट इस मौसम में डस्टिंग करने के डर से खिड़कियाँ बंद नहीं रखनी पड़ेंगी। अब घर से बाहर जाने से पहले पानी की बोतल तो साथ रखती ही हूँ, क्योंकि हार्ड वाटर की वजह से पेट की बीमारियाँ जैसे पेचिश, हैज़ा, उल्टी वगैरह ज़्यादा बरसात में बाहर का खाना या पानी पीने से हो जाते हैं। पॉली बैग भी साथ तय करके बैग में रख लेती हूँ, ताकि अगर कोई बाहर बारिश शुरू हो जाए तो मेरी जो सेंसिटिव चीज़ें हैं, जैसे मेरा फ़ोन ही हो गया, तो उसको एटलीस्ट मैं कवर कर सकती हूँ। तो उसके साथ टिश्यू का पैक भी मैं साथ ज़रूर रखती हूँ। अम्ब्रेला मैं बिल्कुल एग्जिट डोर के पास हैंग करती हूँ, ताकि आने जाने वाले को याद रहे और ढूंढने की टेंशन ना हो। वापस आकर अगर यूज़ नहीं हुई तो इसी तरह से ही हैंग कर देती हूँ, अदरवाइज एंट्रेंस पर ही इसको ड्राई होने के लिए रख देती हूँ, ताकि गीले गीले शूज़ के साथ साथ इसकी वजह से भी घर में खामखा का गंद ना हो जाए। जैसे ही थोड़ी सी धूप निकलती हुई देखती हूँ, फट से अपने कंफर्टर्स और बेड स्प्रेड्स वगैरह को धूप लगवाने के लिए तार पर डाल देती हूँ, ताकि नमी और सीलन और पसीने की बैड ओडर बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये डिसइंफेक्ट भी हो जाए। इनको वॉश करने का तरीका मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, यू कैन चेक इट आउट। बरसात में कपड़े कम्प्लीटली ड्राई ना होने की वजह से, क्योंकि धूप पूरी तरह नहीं लगती ना, इसकी वजह से इनमें सीलन की स्मेल आने लगती है, जिसके लिए मैं शावर बॉटल में थोड़ा सा फैब्रिक सॉफ्टनर ऐड कर लेती हूँ। फिर प्रेस करती हूँ कपड़े तो इनफैक्ट अच्छी फ्रेगरेंस आना शुरू हो जाती है। ओकेजनल और कंटेम्प्रेरी शूज़ ज़्यादा टाइम डब्बों में बंद रहने की वजह से वक्त से पहले एक्सपायर होने का डर होता है। इनको टाइम टू टाइम खोलने के अलावा जूतों को मैश बैग में डालकर रखती हूँ और डेसिकेंट्स यानी सिलिका जेल के पाउच भी ज़रूर रखती हूँ, ताकि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लें। इस तरह के पाउचेस मैं अपनी कबर्ड में भी कपड़ों की तह में भी रख देती हूँ, जिसकी वजह से ना जो भी एक्स्ट्रा सेलन नमी वगैरह होती है, इन सिलिका जेल्स में बहुत ज़्यादा पावर होती है, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बच्चों की पहुँच से इनको दूर रखा करें। अलमारियों में रखते हुए बच्चों की नज़र बिल्कुल ना पड़े कि ये इसमें क्या है, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ बच्चों को ऐसी अट्रैक्ट करती है जिससे मना किया जाए। सैनिटरी पैड्स बरसात में अपनी डेडिकेटेड पर्पस के अलावा भी यूज़फुल हो सकते हैं। जी हाँ, फ्रेग्रेंट होने की वजह से इनको मैं कट कर लेती हूँ। स्टिकी तो होते ही हैं, इसीलिए मैं इनको अपनी वार्डरोब के डोर के साथ स्टिक कर देती हूँ। 2-3 पीस अगर कर लेना तो पीछे से इस तरह से स्टिक इसकी रिमूव हो जाती है। और इनको सबसे पहले तो शूज़ के जो ड्रॉर्स होते हैं ना, जो हम नॉर्मल वेयर के शूज़ होते हैं, उनमें से भी ना स्मेल आए, और उनके भी जो सोल होते हैं वो भी इतने नाजुक होते हैं कि नमी की वजह से वो भी उखड़ने वजह से ख़राब होने का डर होता है, तो उसमें भी लगा देती हूँ। इसी तरह जो भी कबर्ड्स वगैरह होती हैं, उनमें भी सीलन की वजह से कपड़ों में जो स्मेल आती है ना, तो पसीने की वजह से या सीलन की वजह से, तो वो भी ख़त्म हो जाती है इनकी अच्छी फ्रेगरेंट की वजह से। नॉर्मल वियर्स के जो बंद जूते होते हैं ना, जॉगर्स, स्निकर्स वगैरह, उनके अंदर भी अगर इनको लगा दिया जाए ना तो दोहरा फ़ायदा होता है। वो कैसे कि एक तो इन बंद जूतों में से स्मेल नहीं आती, दूसरा ये कि अगर कोई भी जूता हमें पीछे से तंग कर रहा है ना, यानी कि पहनने की वजह से रैश हो रहा है,
तो ये जो होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल होने की वजह से ना एक गद्दी की हैसियत रखता है और बिल्कुल भी ना जूतों को से रैश नहीं होता। इस तरह के हैंगिंग जो हमारे ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना, अंदर के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर इनको हैंग करके रखें, ताकि जो भी हमारे अंडर गारमेंट्स, जो हमारे हैंकीज़ वगैरह, टोपियाँ, जाए नमाज की, या हमारे आज़ारबंद, सॉक्स वगैरह जितने भी वेस्ट हैं उनको हम हैंग कर सकें। अगर आपके पास ऐसे ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो एक हैंगर ले लें, एक मज़बूत सा धागा या डोरी ले लें और इस तरह के जो क्लॉथ बाइंडिंग क्लिप होते हैं वो ले लें। बस आपने ये क्लिप उठाना है और इस डोरी की हेल्प से ना इस हैंगर के ऊपर इसको टाई करते जाना है। बस इसी तरह से ही ना आप जितने भी चाहें ना आप बाइंडिंग क्लिप्स इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये आपका ज़बरदस्त किस्म का मल्टीपर्पज़ हैंगर तैयार हो गया। आपको बाज़ार से हैंगर परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एक से ज़्यादा भी आप तैयार कर सकते हैं। और उनको किस तरह से आप हैंग करेंगे, कोई भी मेटालिक बैंगल आप ले लें और इस तरह से उसकी नेक में फ़िक्स कर दें, दूसरे को उसके अंदर हैंग कर दें। तो चलें हम इसको ना अपने लिविंग एरिया में हैंग कर देते हैं, क्योंकि बाहर तो बारिश का डर होने की वजह से ये चीज़ें जल्दी सूखती नहीं हैं, सॉक्स तो ख़ासकर, तो हमारा ये मसला हल हो जाता है। अब चलते हैं किचन की तरफ। तो हमारे जितने भी ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, ये सॉगी हो जाते हैं, इनमें वो क्रंच नहीं रहता। तो शीशे के एयरटाइट जार में तो मैं रखती ही हूँ, कल की वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन ये डेसिकेंट्स यहाँ पे भी बड़े काम आते हैं। ये सिलिका जेल होता है जो बिल्कुल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसको अंदर भी रख सकती हूँ, लेकिन अंदर आप ये कोशिश करें कि अगर ये फटा हुआ ना हो ना पाउच, तो फिर इसको यूज़ कर लें। अदरवाइज़ सबसे बेस्ट वे ये है कि इस तरह इसको इसके लिड के साथ स्टिक करके तो बस मैं इसको इसके साथ लगा देती हूँ और कोई डर नहीं रहता कि ये सिलिका जेल जो होते हैं छोटे छोटे, वो हमारे फूड पार्टिकल्स के साथ शामिल हो सकते हैं। तो ये जितने हमारे स्पाइसेस होते हैं जैसे जायफल, जलवत्री वगैरह, ये भी नमी इनमें आ सकती है। तो जिस तरह के ये फूड रैपर्स होते हैं ना हमारे, ये टिक्की पैक्स जो बिस्किट के होते हैं या केक्स के होते हैं, बस उसका रैपर मैं काट लेती हूँ, उसकी नेक के अकॉर्डिंग बस उसको फिक्स कर देती हूँ और किसी किस्म का कोई मॉइस्चर अंदर जाने का ख़तरा ख़त्म हो जाता है। अब माचिस बड़ा तंग करती है, सीलन ज़्यादा हो जाती है, इसका बिल्कुल ये एरिया जो है ना काम ही करना छोड़ देता है। हम जितना मर्ज़ी रब करते रहें तो बिल्कुल भी तीली नहीं जलती, इनफैक्ट वेस्ट हो जाती है। उसके लिए बेस्ट तो तरीका यही है कि आप उसको तवे के ऊपर दोनों साइडों को जो रबिंग एरिया है ना उसको हम थोड़ा सा हीट कर लेते हैं, फिर ये थोड़ा सा काम करने के लायक हो जाती है। लेकिन हम इसका प्रॉपर सोल्यूशन निकालते हैं। मैंने ये ना शीशे की बॉटल रखी हुई है छोटी सी, बस इसके ना एक मैं नई माचिस ले लेती हूँ, उसके ये रबिंग एरिया दोनों काट लेती हूँ और इसकी सारी तीलियाँ जो है इसके अंदर डाल लेती हूँ। ये रबिंग एरिया काटने के बाद ना इसकी साइडों पर इस तरह से ना किसी भी ग्लू की हेल्प से या कोई डबल टेप की हेल्प से मैं फ़िक्स कर लेती हूँ, तो ये आराम से ना चलने शुरू हो जाती है और इस तरह से सिलन ज़्यादा भी नहीं होती। अब हमारे जितने भी किचन के नैपकिन्स और टॉवल्स वगैरह होते हैं ना क्लीनिंग के, दो तरह के होते हैं कि ये माइक्रोफाइबर होते हैं, एक दूसरे सिंपल कॉटन के होते हैं। इन दोनों को धोने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो देखते हैं कि पानी गर्म कर लिया, इसके अंदर मैंने ये डिटर्जेंट ऐड कर दिया, थोड़ा सा बोरिक एसिड डाल दिया। ये सबसे पहले मैं आपको सिंपल जो कॉटन के नैपकिन्स हैं ना उनका मैं बताने लगी हूँ कि ये इतने ग्रीजी और ऑयली हो जाते हैं। और हमारे ये काउंटर टॉप के टॉवल भी जो हमारे सिंक एरिया पे होते हैं ना, ये इतने ग्रीजी और इतने गंदे हो जाते हैं। ये देखें, अब इनको मैंने बॉयल कर लिया। ये दो चीज़ें डालने के बाद इनको रिंस करके इसके अंदर थोड़ा सा फैब्रिक सॉफ्टनर डाल लिया ताकि अच्छी सी स्मेल आए इसके अंदर, और बस इनका ये काम हो गया। इनको मैंने छोड़ के ना अब इनको डालने का तरीका ये है कि अगर बाहर बारिश हो रही है ना तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इनको बाहर डालें या आप वेट करें। इस तरह के मल्टी हैंगर्स तो अब बाज़ार में इजीली अवेलेबल हैं, या जैसे मैंने आपको बनाना बताया आप उस तरह से बना लें और आप किचन के ही डोर के साथ हैंग कर दें। अब आती है माइक्रोफाइबर जितने भी हमारे क्लॉथ हैं ना उनकी बारी। उसके लिए गर्म पानी ले लेते हैं, लेकिन चेक कर लेते हैं इतना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा उसमें डिश वॉशिंग लिक्विड डाल लें और बस थोड़ा सा नमक ऐड कर दें। इसके अलावा आप फैब्रिक सॉफ्टनर डाल दें और कुछ भी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। पानी बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके जो फाइबर्स होते हैं ना इतने वो सेंसिटिव और इतने सॉफ्ट से होते हैं। इसको बिल्कुल हल्के हाथों से आप हल्का हल्का भी इनको वॉश करेंगे ना, आराम से ये सॉफ्ट हो जाते हैं। इनके ऊपर कोई गन स्टिक नहीं करता। इसी तरह से बस इनको भी इसी तरह हैंगर पर डालकर सुखा लें एंड यू आर गुड टू गो। उसके बाद इस तरह के कॉटन या फ्लीस के क्लॉथ लेकर ना, हमारा एक और प्रॉब्लम है चींटियों का। जी हाँ, बस उसके ऊपर थोड़ा सा विनेगर डाला हमने, वाइट विनेगर जो होता है उसको थोड़ा सा रब किया। उसके बाद जितने भी हमारे चीनी के कंटेनर हैं या हमारे जैगरी के कंटेनर है या जैगरी पाउडर हो गया या इवन हमारी जो शहद की बॉटल होती है, कोई भी आपकी मीठे की चीज़ें हैं ना या आपकी फ्रूट बास्केट भी है, तो आप उनको बस इससे रब कर दें। विनेगर जो होता है चींटियाँ बिल्कुल ख़त्म कर देगा। उसके बाद ये हमारे जितने भी डस्टबिन आते हैं ना उनके अंदर कार्डबोर्ड का पीस उनकी बेस की साइज़ से के हिसाब से काट कर रखते हैं, इससे पहले कि आप पॉली बैग लगाएं। अब आपने एक पॉली बैग नहीं लगाना, नहीं, आपने 2 पॉली बैग्स लगाने हैं और कोशिश करें डिफरेंट कलर्स के हों ताकि हमें पता लगे कि एक में क्या और दूसरे में क्या है।
तो एक में तो हम डाल देंगे अपना जो जितना भी ड्राई होगा ना, हमारे जितने भी ये पॉलीथीन्स आते हैं, कार्डबोर्ड्स आते हैं, और दूसरे में जितना हमारा वेट, हमारे वेजिटेबल फ्रूट्स के पील्स या जितने भी गोश्त, हड्डियाँ वगैरह वो डाल दें। उसके बाद कॉकरोचेस की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो पानी के अंदर ना प्याज के छिलके मैंने सिंपली बॉयल कर लिए, अच्छे से बॉयल कर लिए ताकि इसका सारा सेंस उसके अंदर चला जाए। और बस जो हमारा ड्रेन सिंक होगा ना उसके अंदर इसको डाल देना, गरम गरम तपते तपते कोई डालना है। उसके बाद थोड़ा सा बोरिक एसिड जो है ना वो डाल देना है और इस तरह से उसको कवर कर देना है। और आपने ये काम तब करना है जब आप किचन बिल्कुल वाइंड अप करने वाले होंगे और बच्चों की पहुंच से ये बोरिक एसिड आपने बिल्कुल दूर रखना है। तो रात रात में कॉकरोचेस का तो कला कमा हो गया ना। उसके बाद जितने भी हमारे ये मनी प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, वक्त के साथ साथ इनको भी इंसेक्ट्स पड़ जाते हैं, इस तरह से ये ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो बस ये जो पानी बनाया ना प्याज का, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके ना तो इसके ऊपर मैं डाल दूँगी, तो ये हमारे पौधे भी जो है ना बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब स्किन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे मेन तो ये होता है कि छोटे छोटे बच्चों के ना जो हम डाइपर्स होते हैं ना, उनको चेंज करने की वजह से, बार बार लगाने की वजह से रैशेज़ होते हैं। इसके बाद हमारी अंडर आर्म्स और अंडर लेग्स पे हमारे भी बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो जाते हैं। उसके लिए सरसों का तेल बहुत इफेक्टिव है, और साथ ही हम कोई भी पेस्ट डाल लेते हैं। तो उसके बाद उसके अंदर थोड़ी सी बर्फ़ का एक क्यूब डालकर तो इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। इतना को आपने मिक्स देना है, पानी और ऑयल मिक्स तो नहीं होते, लेकिन ये हमारे बड़ों का टोटका है। मेरी ग्रैंड मदर ने बताया था, और इनफैक्ट मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव थी कि वो यही बना कर दिया करती थी और मैं अप्लाई करती थी, और इतना मैजिक होता था ना, बिल्कुल अच्छे से रैशेस ख़त्म हो जाते थे। और मैं अपने बच्चों के भी यही यूज़ करती रही हूँ। तो स्किन सेंसिटिव होने की वजह से ना ये हमारा जो ऑयल और पानी का ना कोलॉइडल सोल्यूशन, या आप कह लें एक सस्पेंशन टाइप बन जाता है। अब मैंने तो केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, जो लोग केमिस्ट्री पढ़े हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि ये इतना ज़बरदस्त बन जाता है। इनफैक्ट हम इसको स्टोर भी करके कुछ दिनों के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त रह जाता है। अब घर के टोटल एटमॉस्फेयर की बात कर लेते हैं। तो नमी सीलन की वजह से जो स्मेल होती है ना, सबसे बेस्ट वे तो यही है कि आप जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं ना, आजकल गुलाब और जैस्मिन बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उनको ना अपने घर के एरियाज़ में डेकोर करके ज़रूर रखें। एक भीनी भीनी अच्छी सी स्मेल आएगी ना, तो घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह के एरोमा डिस्पेंसर्स हैं, तो उसके अंदर अगर आपके पास अगरबत्ती तो होगी, आप वो डाल कर रख सकते हैं। स्पेशली किचन में जब आप अपना काम वाइंड अप कर लें तो किचन बहुत महका महका सा हो जाता है। और सेंटेड कैंडल्स की तो क्या ही बात है, ये तो आप कहीं पर भी शाम के टाइम अपना सारी सफाई वगैरह करके लगा के रख देना, तो आप यकीन करें कि पूरे घर में एक ख़ास किस्म का एक ऑरा सा डेवलप हो जाता है। इतनी ज़बरदस्त वाइब्स आती हैं, इतनी अच्छी हर तरफ फ्रेगरेंस होती है कि काम भी करने को दिल करता है। पूरे घर का माहौल एकदम ज़बरदस्त हो जाता है। उसके बाद वॉशरूम के अंदर भी अगर हम इसी तरह से कैंडल्स, सेंटेड कैंडल्स यूज़ कर लें, और उसके अलावा अगर जितने भी हम टिश्यू रोल्स यूज़ करें तो उससे पहले ना उनके इनर एरिया पे इस तरह एसेंशियल ऑयल अगर हम लगा लेना, हाथ से बेशक लगा लें या जिस तरह भी, तो इतने ज़बरदस्त ये भी हो जाते हैं। और घर में जहाँ पर भी टिश्यूज़ पड़े हैं उनको आप इस तरह एसेंशियल ऑयल डाल लें तो बड़ी ज़बरदस्त हर तरफ स्मेल हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। और ये क्लिप्स जो हैं वो कल की मॉनसून वीडियो के पार्ट 1 के क्लिप हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी, जल्दी से जाएं और इस वीडियो को देखें। इसका लिंक मैं पिन कर दूंगी आपके कमेंट्स में। सबसे पहला कमेंट मेरी तरफ से होगा और उसके ऊपर लिंक होगा इस वीडियो का। तो इसमें आपको बहुत सारी रेमेडीज़, जितने भी किचन में आने वाले इंसेक्ट्स हैं और घर की जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो आपको देखने को मिलेगी। आपने इस वीडियो को बहुत प्यार दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने नहीं देखी जल्दी से देख लें। और हाँ, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।